हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था एरिया वॉल्यूम, जो कि अभी खत्म हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, व्हिच इज चैप्टर 6। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, इंडेक्स में आपने 6th नंबर पर लिखा था। सो दिस वन इज चैप्टर 6। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, पहले इसके बारे में समझो आप कि ये है क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लेवलिंग है जिसके अंदर हम लोग एक ही ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आरएल निकालना है जिसकी एलिवेशन या तो बहुत ही ज़्यादा है या तो बहुत ही कम है। जैसे मान लो कि आप ज़मीन पे हो और आगे एक हिल है और हिल के टॉप का आरएल निकालना चाहते हो, तो उस टॉप पे जाकर के स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है हमें। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में करते क्या है कि यू आर गोइंग टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री टेक्निक। ठीक है, सिंपली यू विल हैव टू मेक अ ट्रायंगल यूजिंग द लाइन ऑफ साइट इन विच you don't require any foresighting. Instead of foresighting, you require only the vertical angle. It can be angle of elevation, it can be angle of depression. अब यहाँ पे प्रोसीजर देखो तो at any point after setting the instrument, you first take the backside reading to the benchmark. आप जब सर्वे स्टार्ट करोगे लेवलिंग का, तो लेवलिंग में हमेशा कहीं आप बेंचमार्क से ही स्टार्ट करते हैं। तो किसी न किसी बेंचमार्क के पास में आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, यू हैव टेकन द बैकसाइड रीडिंग टू द बेंचमार्क एंड देन फोरसाइटिंग नहीं लेंगे, ना ही इंटरमीडिएट साइड। अब यहाँ पे टेक्निक क्या है कि जिस भी पॉइंट का आप आरएल निकालना चाहते हो, उस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहने का मतलब वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट ले लेंगे यूजिंग द थियोडोलाइट। तो आपने थियोडोलाइट सेट किया बेंचमार्क के पास में, द बैक साइड रीडिंग इज टेकन एंड देन आफ्टर टर्निंग द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द टारगेट, you will simply measure what is the vertical angle to the target, right? So here there is no any foresighting taken, only backsighting and angle of elevation or depression. And using that, since you have measured the angle of elevation or depression, there will be one triangle. Solving the triangle, you can calculate everything which you require. ठीक है, अब यही चीज अब मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन पहले आपने हेडिंग लिखा है चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, उसमें एक लाइन पहले मेंशन कर लो। दिस टेक्निक ऑफ लेवलिंग वर्क इज यूज्ड, this technique of leveling work is used, this technique of leveling work is used to find RL of a point, to find RL of a point which has elevation very high, which has elevation very high oblique very low, which has elevation very high oblique very low। क्या इसका मतलब अभी समझाता हूं। एक और पॉइंट यहीं पे मेंशन करो। In trigonometrical leveling, in trigonometrical leveling, after setting the instrument, in trigonometrical leveling, after setting the instrument near to the benchmark, after setting the instrument near to the benchmark, first backsighting is taken, first backsighting is taken, and then vertical angle measured to the target, and then vertical angle measured to the target। जहां पर लिखा ना वर्टिकल एंगल, उसी के ब्रैकेट में मेंशन करो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। वर्टिकल एंगल मेजर टू द टारगेट, ठीक है, इट कैन बी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। चलो अब यहीं से मैं आपको केसेस के टर्म्स में समझाता हूं। सबसे पहले केस से स्टार्ट करते हैं। सो सी हियर, केस 1 कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो आपको केस के थ्रू आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। केस 1, व्हेन डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, when distance can be measured। तो पहले तो आप ये समझ लो कि मैं आपको कई बार जब सर्वे स्टार्ट किया था और अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, उसमें कई बार हमने एक चीज का जिक्र किया है कि कहीं पे भी अगर टर्म डिस्टेंस आती है ना, तो उसका मतलब समझना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी जो लिखा हुआ ना when distance can be measured, इसका मतलब एरिया ऐसा है कि एक्सेसिबल है और उसके अंदर जा करके आप डिस्टेंस का मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और उसी चीज को अब यहाँ पे देखो। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस जगह पे, आई विल शो यू। This is the ground we have, and then we have something like this ground. Think about it.
अगर मैं बोलूं कि ये कुछ ऐसा ग्राउंड है मान लो, ठीक है, ये जो हमने ग्राउंड लेवल दिखाया आपको, अब इसमें कहीं पे बेंचमार्क है, कहीं पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे। टेक वन एग्जांपल, सपोज दिस वन इज द बेंचमार्क, देन वी आर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट नियर टू द बेंचमार्क। ये हमने बेंचमार्क के पास में इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, एंड देन वी हैव वन स्टाफ, ठीक है। अब इस स्टाफ पे फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट मेजर द बैक साइड रीडिंग। यही तो आपने लिखा है कि फर्स्ट बैक साइड रीडिंग इज टेकन, तो ये वाली रीडिंग जो है दिस इज बैक साइड, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया तो आप तो जानते हो ना कि इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद आप इंस्ट्रूमेंट को जब भी ग्राउंड पे रखते हो तो बेसिकली आप उसका टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हो, जिसके 3 प्रोसीजर्स थे कि आपने इसका सेंटरिंग किया, लेवलिंग किया, पैरेलैक्स रिमूवल किया, है ना। और उसके बाद जो बबल है उसको सेंटर पे रखते हुए लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल बनाया, एंड यू हैव टेकन द बैक साइड रीडिंग टू द बेंचमार्क, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कहीं पे टारगेट है, मैं टारगेट भी आपको दिखाता हूं। एक टावर मान लो, दिस वन इज द टावर, एंड वी हैव अ कंसर्न to calculate what is the RL of top of the tower, ठीक है। अब इस मेरा कंसर्न है कि ये जो पॉइंट है ना, इसके RL क्या है, C पॉइंट इसका नाम दे देते हैं, तो आप बता दो। और यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की बात करते हैं तो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखी जाती है ना, उसको भी स्टेशन बनाया जाता है। जैसे कि ये है हमारी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, एंड आई एम मार्किंग इट एज ए स्टेशन, ठीक है, ए स्टेशन। और पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में ऐसा यूज करेंगे कि जो बॉटम है उसको ए बोलेंगे और ए ही पोजीशन ये भी है, ठीक है, तो उसी को टॉप को ए डैश लिख दे रहा हूं, समझ लेना, ठीक है। सो आप देखो ये है इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन और हमने बैक साइटिंग कर लिया, और उसके बाद हमारा कंसर्न है कि हम लोग सी पॉइंट का आरएल निकालें। तो अब क्या है कि फोरसाइटिंग लेने के लिए हमें कहीं पे स्टाफ वगैरह कुछ भी नहीं रखनी है। ऐसे सिचुएशन में जब एलिवेशन बहुत ही हाई हो, आपने यही तो लिखा है अभी पॉइंट, ठीक है, कि दिस टेक्निक ऑफ लेवलिंग वर्क इज यूज्ड टू फाइंड द आरएल ऑफ पॉइंट व्हिच हैज एलिवेशन वेरी हाई और वेरी लो। मतलब इंस्ट्रूमेंट के लेवल से या तो बहुत ही ऊपर हो या तो बहुत ही नीचे हो। नॉर्मली जो फ्लाई लेवलिंग करते थे उसमें आप बैक साइटिंग फोरसाइटिंग कर पाते थे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट के थ्रू आप हर एक स्टाफ को देख पा रहे थे, क्योंकि ग्राउंड अनड्यूलेटिंग थी या फिर स्मॉल स्लोपिंग थी या फिर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। इस केस में क्या है कि जो पॉइंट है जिसकी आरएल निकालनी है वो बहुत ही ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह से हम लोग वहां पे स्टाफ नहीं रखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग सिर्फ ऐसे ही सिचुएशन के साथ वर्क करते हैं आप, कि जब एलिवेशन बहुत ज्यादा या बहुत कम हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैक साइटिंग लिया और उसके बाद आई विल टर्न द टेलीस्कोप इन ऑर्डर टू साइट द टॉप पॉइंट सी। तो आप क्या करोगे, इस टेलीस्कोप को यहां से टर्न करोगे, वर्टिकल प्लेन पे टर्न किया, और टर्न करने के बाद दिस लाइन ऑफ साइट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आपने यहां से उसको देखा, तो पहले आपने बैक साइटिंग लिया और फिर टर्न करके आपने साइट किया। जब टर्न करोगे, आप तो जानते हो ना, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट और एक वर्टिकल प्लेट। तो वर्टिकल प्लेट पे हमने टेलीस्कोप को ऐसे टर्न किया और साइट किया टॉप पॉइंट को, तो सी पॉइंट नजर आ गई। अब वर्टिकल सर्कल में हम लोग एंगल का मेजरमेंट लेंगे कि ये एंगल कितनी मिली है। दिस एंगल सपोज थीटा, ठीक है। अब यहीं पे आप सोचो कि ये ए पॉइंट है और वहीं पे दिस वन इज सी पॉइंट, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करता हूं, दिस वन। सो मान लेते हैं कि ये बी है, तो ये वाली पॉइंट हो जाएगी बी डैश। अब केस क्या कहता है कि डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। तो पहले तो आप ये बता दो, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की, तो क्या एक ट्रायंगल नजर आई है आपको, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल आपको करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में सिर्फ ट्रायंगल एनालाइज करना है। अगर आप टेक्निक समझ जाओगे ना तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको ऐसा फील होगा कि 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलूं ए से बी का डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, तो क्या है कि ग्राउंड एक्सेसिबल है, और एक्सेसिबल ग्राउंड होने के कारण दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस डी कैन बी मेजर्ड। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना यहाँ पे डी, इसका मेजरमेंट लिया जा सकता था, ठीक है, लिया गया है बेसिकली, क्योंकि ग्राउंड एक्सेसिबल है और यही केस आपने लिखा है। तो अब मैं फिर से आता हूं यहाँ पे, यहाँ देखो क्या लिखा है, लुक एट दिस, व्हेन डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। तो केस क्या है, व्हेन डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, मतलब क्या क्या मालूम है हमें, डिस्टेंस डी मालूम है, ठीक है। तो डिस्टेंस डी मालूम है तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गई, और यही चीज मैं आपको दिखाता हूं कि अब मालूम क्या है, ठीक है। यहीं पे देखो नोन डेटा,
नोन डेटा। नोन डेटा में क्या क्या है इस केस में? दिस इज आरएल ऑफ बेंचमार्क हमें मालूम है, ठीक है। उसके बाद बैकसाइड रीडिंग मालूम है क्योंकि हमने मेजरमेंट लिया है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू स्टाफ, ठीक है। आरएल ऑफ बेंचमार्क, बैकसाइड रीडिंग, डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू स्टाफ, ठीक है। और एक चीज और, वर्टिकल एंगल थीटा, वर्टिकल एंगल थीटा, ठीक है। अब यहां पे टू फाइंड आउट एलिवेशन V एंड दूसरा डेटा क्या निकालना है हमें? RL ऑफ C, ठीक है। ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो आप देखो हमें मालूम क्या है? RL ऑफ बेंचमार्क, बैकसाइड रीडिंग, डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू स्टाफ, वर्टिकल एंगल थीटा, और हमें पता क्या करना है? एलिवेशन V और RL C। अब इस बात को यहां पे देखो इस डायग्राम पे। हम लोग यहां पे दिखा सकते हैं कि B से C, ठीक है, B से C, कैमरा इधर दिखाओ, B से C, यहां पे दिस फ्रॉम B टू C अगर मैं दिखाऊं तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लेवल से टॉप लेवल के बीच का जो डिफरेंस है दिस V, ये V की हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये तो काफी आसान हो गया ना कि ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में थीटा आपको मालूम है और ये डिस्टेंस मालूम है, तो हम लोग V की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। एंड आई कैन राइट फ्रॉम ट्रायंगल A डैश C B डैश, इस ट्रायंगल के हिसाब से कैन आई राइट V इज इक्वल टू D tan थीटा, V इज इक्वल टू D tan थीटा। अब जब ये मिल गई है तो RL निकालना काफी आसान है। आप देखो यहाँ पे आई कैन राइट दिस इज RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड रीडिंग, पहले बेंचमार्क है सो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैकसाइड रीडिंग, तो यहां तक आ गए एंड प्लस V C का RL निकल जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट RL ऑफ C is equal to RL of benchmark प्लस बैकसाइड एंड प्लस V की वैल्यू ऑलरेडी D tan थीटा आपने लिख रखा है, ठीक है। और अब यहां पे मैं बोलूं कि अगर डिस्टेंस लार्ज हुई, अब डिस्टेंस लार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि A से B की डिस्टेंस किलोमीटर्स में रही हो, तो आपको मालूम है ना कि डिस्टेंस ज्यादा होती है तो हमें करेक्शंस लगाने पड़ते हैं, तो उस केस में कंबाइंड करेक्शंस विल आल्सो बी अप्लाइड, ठीक है। आप देखो RL of C is equal to RL of benchmark plus backside reading plus V and then correction should be applied, but correction is applied only when the distance is large। मैंने एक आइडिया भी दिया था आपको कि लार्ज और स्मॉल कैसे डिफाइन करोगे। आप इस तरीके से ध्यान रखो कि जो कंबाइंड करेक्शन है वो आप किसी भी केस में लगा सकते हो, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस के केस में हम लोग नहीं लगाते, नेग्लिजिबल हो जाती है वैल्यू। तो स्मॉल कितने से मानेंगे? आप इसको 1 किलोमीटर से कम मान के चलिए कि अगर मान लो 1 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस रहेगी ना, डू नॉट अप्लाई द करेक्शन। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा हुई तब इसे करेक्शन का लगा लीजिए आप, ठीक है। इस तरीके से जनरली होता क्या है कि 200 300 मीटर 400 मीटर 800 मीटर पे हम लोग करेक्शंस नहीं लगाते हैं, उससे ज्यादा होती है तब इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है, ठीक है। हालांकि कोई रिटन बाउंड्री दिया हुआ नहीं है कि इतने के बाद करेक्शन, इतने के बाद करेक्शन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझो कि 0.0673 डी स्क्वायर की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है अगर 1 किलोमीटर से कम लेते हो तो, ठीक है। आप सोचो ना डी की वैल्यू 1 किलोमीटर पुट करोगे तो ये बन जाएगी 0.0673, पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट को अफेक्ट कर रही है। सो इट इज बेटर नॉट टू अप्लाई इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल, ठीक है। लार्ज होगी तो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो उस चीज का बाउंड्री आप 1 किलोमीटर समझ के चल सकते हो कि डी की वैल्यू अगर मान लो कि 200 400 600 किलोमीटर होगा, वी विल नॉट अप्लाई, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हुई तब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा। आपने जो केस देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का पहला केस था, जिसमें आपने ये देखा कि इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद बैक साइटिंग लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन लिया, डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लिया, थीटा मालूम है तो हम लोग V निकाल रहे हैं और उससे हमें RL भी मिल जा रही है, ठीक है। ये था पहला केस, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए था। इसका एक्चुअल केस स्टार्ट होता है सेकंड केस से। पहले आप इसे बोर्ड से लिख लीजिए। डू इट नाउ।
चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे केस 2 पे। केस 2, when distance cannot be measured, when distance cannot be measured, जब डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है तो क्या कैसे? तो अब पहले ना एक सिचुएशन समझो आप, कि अगर मैं आपको ये बोलूं, अभी अभी आपने एक डायग्राम बनाया है, ज़रा अपनी कॉपी पलट के देखिए, जो केस 1 में आपने डायग्राम बनाया है उसमें ए से सी के लिए एक ट्रायंगल प्लॉट हो गया था तुरंत, क्योंकि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन पे मेजरमेंट लिया। उस ट्रायंगल के अंदर देखो, जो ए डैश सी बी डैश ट्रायंगल है पिछले वाले केस में, उसमें उस ट्रायंगल पे ध्यान दो तो आपको क्या क्या मालूम थी? एंगल ऑफ एलिवेशन और ए से बी तक का डिस्टेंस भी मालूम था आपको। सो आपको डिस्टेंस मालूम, थीटा मालूम, तो आपने एलिवेशन भी निकाल लिया था। उसी चीज को अब सोचो कि अगर वो डिस्टेंस जिसका आपने मेजरमेंट कर लिया तो वो ट्रायंगल का एक साइड मिल गया था आपको। अगर मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल में वो जो डिस्टेंस डी है, अगर उसका मेजरमेंट हो ही ना सके तो हो ना सके, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड इनएक्सेसिबल है, जहां पर जाकर के सर्वे नहीं की जा सकती। हमेशा जो ग्राउंड होता है ना वो एक्सेसिबल नहीं होता है। हमेशा ग्राउंड ऐसा नहीं होता कि वहां पे हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लें। कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि इट एरिया बिकम्स लाइक इनएक्सेसिबल एंड यू कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट मेजर, यू कैन नॉट टेक द डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो क्या है ऐसे सिचुएशन में जब डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं हो सकता है, अब मैं स्पेशली केस बोल रहा हूं कि डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं हो सकता है, वहां पे ट्रायंगल तो बन जाएगी, थीटा के कारण ट्रायंगल तो बन जाएगी, लेकिन ट्रायंगल बनने के बाद बताओ अननोन क्या क्या हो गया? ना ही डिस्टेंस मालूम और ना ही एलिवेशन मालूम। तो आप पिछले वाले केस में ही जरा सोचो कि वो डी डिस्टेंस अगर मालूम नहीं होती तो उस ट्रायंगल के अंदर आपकी अननोन पैरामीटर डी भी है, डिस्टेंस, और एलिवेशन भी है। ये दोनों ही चीजें अननोन पैरामीटर हैं। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना कि डी और वी जब दोनों ही अननोन हो तो हम लोग कैसे डील करेंगे? हाउ टू डील विद दैट? तो इसका एक ही टेक्निक होता है। इन दिस केस वी एक्चुअली मेक टू डिफरेंट ट्रायंगल्स बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट अननोन एज डी एंड वी। जरा सोचो, एक ट्रायंगल जो आपकी बनी अभी भी, उसमें डी भी अननोन है, वी भी अननोन है, तो इस ट्रायंगल से वर्कआउट करके आप डी और वी को कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसी का टेक्निक ये होता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए देन यू मेक टू डिफरेंट ट्रायंगल इन ऑर्डर टू गेट द टू डिफरेंट इक्वेशंस। दो इक्वेशंस बना लीजिए, दो ट्रायंगल को रिजॉल्व करते हुए। दो ट्रायंगल बनेगा कैसे? तो एक बार थीटा एंगल ले लिया, आगे पीछे करके एक और बार हम लोग दूसरा थीटा 2 ले लेंगे। तो आपने बेसिकली जो नियर बाय टू द बेंचमार्क आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा और आपने थीटा एंगल मेजर किया, ये तो एक ट्रायंगल बनी, तो वी और डी के बीच में एक रिलेशन आ गई। फिर क्या करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट को हटा करके कहीं और रख देंगे और वहां से फिर से एक नई ट्रायंगल बनेगी जिसकी थीटा अलग होगी, और वहां से टू इक्वेशंस टू अननोन को हम लोग, टू इक्वेशंस टू अननोन से हम लोग अननोन को रिजॉल्व कर पाएंगे। यही इसका टेक्निक होता है। तो आप सबसे पहले तो यह याद रखो कि व्हेनेवर द डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट to the target point is not given, it is not known, it cannot be measured, in that case you are supposed to fix the instrument at two different locations। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जब भी आप ऐसा सिचुएशन से डील करोगे ना, एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट 1 पोजीशन से इंस्ट्रूमेंट 2 पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जरूर मेजर कर लेना। मतलब ये हुआ कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक बेंचमार्क है और इस जगह पे हमने एक स्टाफ रखा है। हमने क्या किया? बैक साइड रीडिंग ले लिया और फिक्स करने के बाद थीटा 1 एंगल लिया टारगेट के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? एक ट्रायंगल बन गई है, टी और वी अननोन है। अब इंस्ट्रूमेंट को उठा करके किसी दूसरे लोकेशन पे रखेंगे अभी हम, लेकिन जब मैं उसे दूसरे लोकेशन पे रखूंगा तो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट 1 से इंस्ट्रूमेंट 2 की पोजीशन, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको मेजर कर लेनी है। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट पोजीशन 1 के बाद जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन 2 रखेंगे, instrument position 2 should be taken such that the distance between instrument 1 and instrument 2 must be measured। तो इंस्ट्रूमेंट 1 एंड इंस्ट्रूमेंट 2 के बीच का डिस्टेंस का मेजरमेंट हो जाना चाहिए, तभी आप ट्रायंगल रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो केस है ये सिर्फ 2 अलग अलग पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड होता है जब भी डिस्टेंस मालूम नहीं होता है। तो टेक्निक समझ लीजिए कि whenever the distance cannot be measured, we will have to find the distance through the technique, and technique is you will have to make 2 different triangle
and in order to make two different triangle you will have to fix the instrument at two different locations. ठीक है, तो इस बात को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं. तो आपने केस का हेडिंग दिया है केस 2, लिख लो. केस 2, when distance cannot be measured, लिख लीजिए इसे. when distance cannot be measured, when distance cannot be measured, when distance cannot be measured. इसी में एक और पॉइंट लिखिए. इसी के अंदर एक पॉइंट्स लिख लेना कि इस केस में क्या होता है. in this case instrument is shifted at two different locations. In this case instrument is shifted at two different locations and readings are taken from both instrument positions. And readings are taken from both instrument positions. And readings are taken from both instrument positions. Both instrument position. उसी के बाद एक और पॉइंट लिखो. Distance between the two instrument position must be measured. Distance between two instrument position must be measured. ठीक है, अब देखो, अभी आपने एक बात तो समझ लिया कि जब डिस्टेंस नहीं मालूम होती है तो हमें इंस्ट्रूमेंट को दो लोकेशंस पे रखना पड़ता है. इंस्ट्रूमेंट 1 और इंस्ट्रूमेंट 2 दोनों से एक एक ट्रायंगल बन के आएगी. लेकिन अब जो आप केस समझने जा रहे हो ना, इस बात को थोड़ा अलग तरीके से भी समझो. क्या है कि अभी जो आप देखने जा रहे हो यहीं पे कि इंस्ट्रूमेंट को दो अलग अलग लोकेशन पे रखेंगे और लोकेशन पर रख करके हम लोग रीडिंग्स लेंगे. इसके अंदर दो केसेस बनते हैं. एक होता है कि ऑल 3 पॉइंट्स आर इन सेम वर्टिकल प्लेन और एक होता है ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉट इन ए सेम वर्टिकल प्लेन. तो ये ऑल 3 पॉइंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है ये समझने के लिए पहले 3 पॉइंट्स और डायग्राम समझिए. ठीक है, क्या हमने आपको पहले बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का मतलब ही है केस 2 और केस 3. जो पहले पढ़ा था ना वो सिर्फ समझने के लिए था. जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना एग्जाम में वो सिर्फ इसी केस 2 और केस 3 से दिखाई देंगे. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझो. अब यहाँ पे मैं एक केस समझाता हूँ आपको. देखो, देखो समझिएगा, डायग्राम दिखाता हूँ. जैसे मान लो यहाँ पे एक स्टाफ रखा है. दिस वन इज स्टाफ एंड देन वी हैव अ ग्राउंड लाइक दिस. दिस वन इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द अनदर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, समथिंग लाइक दिस, एंड देन we have a target. पहले डायग्राम को समझो. डायग्राम थोड़ा अच्छे से बने इसलिए मैंने पहले लाइन से ड्रॉ कर दिया है, हालांकि पहले ग्राउंड आपको समझना है. सो ये देखो, ये है ग्राउंड जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से. दिस वन इज द ग्राउंड वी हैव. दिस वन इज द टारगेट पॉइंट C. दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन B. दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन A और इसी का बॉटम को मैंने लिख दिया A डैश और इसका बॉटम को लिख दिया दिस इज B डैश. इसके बॉटम को लिख दिया C डैश. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे दिस वन इज द बेंच मार्क. दिस वन इज द बेंच मार्क वी हैव. इस बेंच मार्क से प्रॉपरली समझिएगा सिचुएशन. जैसा मैंने आपको बताया था ना कि दो अलग अलग जगहों पे रखना पड़ेगा. अब मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूं कि किस तरीके से सर्वे हो रही है.
बेंचमार्क के पास में इंस्ट्रूमेंट रखा A और A पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद you have taken the reading HA as the backside reading from A to benchmark and then angle of elevation theta A is also measured. तो आपने HA और theta A measure कर लिया, ठीक है. Once this measurement of this backside reading and angle of elevation is done, आपको तो मालूम है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में backside reading के बाद angle of elevation लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से. Once you have already taken the readings HA and theta A, you will now shift the instrument. One triangle is completed और triangle क्या complete हो गया? A से C और यहाँ पे अभी नाम दे दूंगा थोड़ी देर में, चलो अभी दे ही देते हैं, ठीक है. इस पॉइंट को हमने बोल दिया Q और ये पॉइंट हो जाएगी P. तो अब देखो समझना ध्यान से कि फर्स्ट you are setting the instrument at A station near to the benchmark and after setting up you have taken the backside reading HA and then you have taken the angle of elevation theta A. So you have one triangle ACQ, एक triangle बन के आ गई है. Now since the distance is not known to you and elevation also not known to you, what you will do, you will shift the instrument from A to another position B and that distance between A and B must be measured. तो ये हमारी distance है जो हमें measured है, इस distance का नाम देते हैं this is B. अब ये वाली distance ना हमें मालूम है, मैंने क्या बोला था कि इंस्ट्रूमेंट पोजीशन 1 से इंस्ट्रूमेंट पोजीशन 2 जब लेके जाएंगे तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा मेजर कर लेंगे. इट इज डन नाउ. आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन बी, व्हाट यू विल डू फर्स्ट, यू विल नाउ टेक द बैक साइड रीडिंग फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन. सो दिस बी पोजीशन से आपने बैक साइड लिया, दैट इज एच बी. बैक साइड रीडिंग एच बी टेकन एंड देन यू विल टेक द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी टू द टारगेट पॉइंट विच इज थीटा बी. अब आप देखो कि B पे भी वही काम किया कि पहले आपने बैक से रीडिंग लिया और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन लिया थीटा B. आप पैटर्न देखो कि कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट रखी जा रही है तो दो ही काम कर रहे हो, बैक से रीडिंग एंड एंगल. फिर आपने B डिस्टेंस पे इंस्ट्रूमेंट को रखा, फिर बैक से रीडिंग एंड फिर एंगल, इस तरीके से. अब इसमें अननोन पैरामीटर क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, दो चीजें अननोन है और वो दोनों अननोन मैं यहाँ रेड कलर से मार्क कर रहा हूं. दिस डिस्टेंस इज नॉट नोन टू यू, दिस डिस्टेंस इज नॉट नोन टू यू. Neither this distance known to you nor this elevation known to you from this. ये वाली elevation भी आपको मालूम नहीं है, ठीक है. सो आप खुद ही सोचो कि मैं बोलूं कि ये दोनों पैरामीटर मालूम नहीं है, अगर ये मालूम होती तो आप तुरंत ही इसको रिजॉल्व कर लेते और कैलकुलेट कर पाते कि व्हाट इज द RL ऑफ C. हमें D और V की जरूरत है. और आप अब ध्यान से सोचो तो आपको एक चीज नजर आएगा कि यू हैव टू डिफरेंट ट्रायंगल, ट्रायंगल ACQ एक ट्रायंगल एंड दूसरा है BCP. ये दो ट्रायंगल में D और V के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी, राइट. यूजिंग द टू इक्वेशंस यू कैन फाइंड द टू अननोन पैरामीटर्स. यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका टेक्निक है. तो जब भी कभी केस आएगा ना, ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया कि इस पर्टिकुलर केस से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेट होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है. मैं आपको एक एक करके अब इसको डिटेल करता हूं. अभी तक मैंने आपको सिचुएशन समझाया क्या है, ठीक है. अब मैं उस अजम्पशन की बात करता हूं जो मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था. आई होप कि आपने अभी तक जो देखा है वो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसमें सिर्फ इतना ही बोला हमने कि इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद आपने बैक साइड एंगल ऑफ एलिवेशन लिया, डिस्टेंस मालूम नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके B डिस्टेंस आगे बढ़ा करके फिर से बैक साइड और एंगल ऑफ एलिवेशन लिया. तो हमारी अननोन है D और V जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. अब इसी को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे. तो इंस्ट्रूमेंट को रखते समय अब ना अजम्पशन वाली बात बोल रहा हूँ. अब समझिएगा यहाँ पे दो तरीके के केसेस बनते हैं और ये दोनों ही केसेस आपके कंसर्न है, तो बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही ध्यान से समझना. हियर इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक द अजम्पशन. assume all 3 points are in same vertical plane. Assume all 3 points are in same vertical plane. So which 3 points we are talking about? इस बात को समझो. A, B and C. ये 3 पॉइंट्स हैं A, B and C जो कि सेम वर्टिकल प्लेन पे हैं. अब इस बात को समझने के लिए ना थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी आपको. यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज.
तो आप लेक्चर तो देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तभी इस केस के साथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाओगे। समझो, A station, B station and C station, all 3 points are in same vertical plane. आप देख रहे हो ये बोर्ड जो है ना, ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे दिस व्हाइट बोर्ड इज बेसिकली फिक्स्ड ऑन ए वर्टिकल प्लेन, ये वॉल के ऊपर फिक्स्ड है। तो ये वर्टिकल प्लेन है कुछ इस तरीके से, दिस प्लेन इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। Think about the position A is here, position B is in this plane and position C is also this in plane. So A, B and C तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है। जरा सोचो कि अगर मैं टॉप से देखूं, टॉप व्यू, तो मुझे क्या नजर आएगी? A, B and C तीनों एक ही लाइन पे हैं, बिल्कुल एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हो जाएंगे। सो A, B and C all three are in same vertical plane। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो मुझे एक ही लाइन पे नजर आएंगे, ठीक है। जब इस तरीके का सिचुएशन ग्राउंड पे बनाते हो ना आप, ठीक है, तो सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है आपके लिए। जैसे कि आपने जब बेंचमार्क के पास में A स्टेशन रखा, तो A से C का जो साइट है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, बिल्कुल उसी लाइन ऑफ एक्शन पे इंस्ट्रूमेंट B को भी रखा आपने। तो A से आपने रीडिंग ले ली, फिर A पे स्टाफ रखा, और C तो ऑलरेडी टारगेट है। B शुड बी टेकन सच दैट it must be lying on the same line of action AC. That means what? If you see the top view, you will see A, B and C तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक ही वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहे हैं। चूंकि हमने इसको एक ही प्लेन पे कंसीडर किया है, ये ट्रायंगल को रिजॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। नाउ हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को कि भाई एक ही प्लेन में है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 पॉइंट एक ही प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हों, ठीक है। अब वो मैं अलग से केस 3 दिखाऊंगा, लेकिन एक बस आइडिया देता हूं कि जब 3 एक प्लेन में नहीं होंगे तो कैसा होगा सिचुएशन। इस बात को समझो, ए यहां नियर बाय टू द बेंचमार्क और सी ये कहीं पे है, तो ए से सी का लाइन ऑफ एक्शन देख लो आप। मान लो कि जिस बोर्ड पे, जो बोर्ड वाली प्लेन है, इसी बोर्ड वाली प्लेन पे A है और इसी बोर्ड वाली प्लेन पे C भी है, लेकिन B को मैंने इस बोर्ड वाले प्लेन पे नहीं रखा है, B को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और यहां पे रखा है, दिस इज B, यहां पे B है। सो थिंक अबाउट, A इज हियर, C इज हियर एंड B इज हियर। सो इफ यू सी प्रॉपरली यू विल सी व्हाट, नाउ सी द टॉप व्यू। तो आपको क्या नजर आएगा इस सिचुएशन में? अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो कि A और C से एक लाइन बन रही है, C और B से एक लाइन बन रही है ऐसे, और B और A से भी एक लाइन बन रही है ऐसे। टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, A C B मेकिंग अ ट्रायंगल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो अगर ऐसा हुआ कि ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉट इन अ सेम वर्टिकल प्लेन, आवर सॉल्यूशन विल बी इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, कंप्लीटली, बिकॉज वी हैव टू एनालाइज द हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल ऑल्सो। थिंक अबाउट कि अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे हमने क्या अज्यूम किया है? ऑल 3 पॉइंट्स आर इन सेम वर्टिकल प्लेन। A, B और C तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तब तो काफी आसान हो गया रिजॉल्व करना। अब मैं यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ही प्लेन का मतलब क्या है और कौन कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। अज्यूम ऑल 3 पॉइंट्स आर इन सेम वर्टिकल प्लेन। ऑल 3 पॉइंट कहने का मतलब A, B एंड C, ये तीनों एक ही वर्टिकल प्लेन पे हैं। अब यहां पे आई विल राइट द नोन डेटास। नोन डेटा क्या है? सो आई विल राइट RL ऑफ बेंचमार्क, फिर बैकसाइड रीडिंग्स, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद डिस्टेंस B, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या क्या मालूम था? HA एंड HB। एंगल ऑफ एलिवेशन में थीटा A एंड थीटा B, ठीक है। अब निकालना क्या है? टू फाइंड आउट, क्या पता करेंगे हम लोग? पता करना है डिस्टेंस D, एलिवेशन V।
डिस्टेंस d, एलिवेशन v और RL ऑफ C। ठीक है, तो पहले इस केस को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब एक काम करो, अब हम इसको सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो मैं कैमरे का डायरेक्शन चेंज करूंगा, पहले आप इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए। डू इट नाउ, राइट इट डाउन, वीडियो पॉज करके सब लिख लो पहले। नाउ अब मैं इसका सोल्यूशन करता हूं कि हमें ये तीन चीज निकलेगी कैसे, तो एक एक करके आई विल शो यू। फ्रॉम ट्रायंगल ACQ, फ्रॉम ट्रायंगल ACQ से कैन वी राइट, अब यहाँ पे ना इस डायग्राम के अंदर एक चीज और मैं मेंशन करता हूं, यहाँ पे देखो HB है और ये HA है, तो ये इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच की डिफरेंस क्या आ जाएगी, कैन वी राइट इट इज S, दैट इज HB माइनस HA, सो दिस इज S and that is HB minus HA। ठीक है, S तो ये हमें मालूम है। अब मैं एक एक करके दोनों ट्रायंगल से रिजॉल्व करता हूं। सो आई कैन राइट फ्रॉम ट्रायंगल ACQ वी कैन राइट वन इक्वेशन एंड वी कैन राइट V प्लस S। अननोन पैरामीटर को मैं हाईलाइट करते चला जाता हूं। दिस इज V प्लस S is equal to, ये V plus S is equal to, this is B plus D tan थीटा A। आप देखो जो अननोन पैरामीटर उसको रेड कलर से लिखा हमने। तो जो ट्रायंगल है ना ACQ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से we can write V plus S is equal to B plus D tan थीटा A, और इससे एक इक्वेशन बन गई D और उसके टर्म्स में। सिमिलरली वी विल राइट फ्रॉम ट्रायंगल BCP एंड दिस ट्रायंगल आई कैन राइट, इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो V है और D है, बस इन दोनों के बीच में रिलेशंस हो जाएगी एंड आई कैन राइट दिस इज V इक्वल टू D tan theta B। ठीक है, so you can see this one is equation 1 and this one is equation 2। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया। अब इक्वेशन 1 में V और D के बीच में एक रिलेशन और इक्वेशन 2 में V और D के बीच में एक रिलेशन, इन दोनों को अगर हम लोग आपस में एनालाइज कर दें, ठीक है, तो यहां से आप खुद ही बता दो, 2 इक्वेशंस 2 अननोन। अब ये तो हमने फ्रेमवर्क करना आपको सिखाया है, अगर इसी को हम लोग न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेते, न्यूमेरिकली मालूम होता तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेते, तो मैं इसका क्वेश्चन भी अभी आपको दूंगा। सो अब यहां से व्हाट आई कैन राइट यूजिंग इक्वेशन, आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस V and D both will be known to you। यही था ना कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रूमेंट को दो जगहों पे रखने से दो इक्वेशंस मिली थी, ये रही दो इक्वेशन, और ये दो इक्वेशन से हम लोग दो अननोन को पता कर लेंगे। जब V और D मिल गई हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से RL आसानी से लिख सकते हैं एंड आई कैन राइट RL ऑफ C इज इक्वल टू, अब इसके लिए डायग्राम पे फिर से देखो, लुक एट दिस डायग्राम नाउ। यहां देखो डायग्राम पे कि RL ऑफ C अगर हम लोग निकालना चाहें तो आप ना HA के टर्म्स में और HB के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिखूंगा RL ऑफ बेंचमार्क प्लस HA प्लस S प्लस V, यही हो जाएगी ना। आप देखो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस HA प्लस S प्लस V, या फिर आप इसी को HB के टर्म्स में लिखोगे तो S का टर्म ही नहीं आएगा। आप देखो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस HB एंड प्लस V। ठीक है, मर्जी आपकी, आप कौन सा टेक्निक यूज करते हो। सो दिस इज RL ऑफ बेंचमार्क प्लस HB एंड प्लस V, और अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई तो करेक्शन भी लिख लेंगे। सो आप देखो इस तरीके से यू कैन राइट द RL ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझना है कि मैंने ये सब जो लिखा है ना, इसको फार्मूला मत समझना, इट इज़ नॉट फार्मूला।
फार्मूला समझोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इस बात में समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई फार्मूला नहीं दी जाती, टेक्निक समझाया जाता है। तो मैंने आपको टेक्निक ये समझाया कि दो ट्रायंगल की पोजीशन रखने से, दो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन बनाने से दो ट्रायंगल बनती है, और दो ट्रायंगल बनने से दो अननोन पैरामीटर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, अब जरा फिर से एक बार डायग्राम देख लो पहले। ठीक है, मैं बोलूं कि अभी जो मैंने आपको दिखाया कि ए यहां है, बी उससे ऊपर है और सी उससे भी ऊपर है। आप जरा ये सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है ग्राउंड कि बी नीचे रही हो, तो ये सिचुएशन ऐसा होगा ए यहां पे, बी नीचे, सी ऊपर। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहां है, बी नीचे और सी और नीचे। तो ट्रायंगल का जो हमने रिलेशन लिखा है ना, उसको फॉर्मूला नहीं समझना है आपको। हर एक केस के लिए ये डायग्राम बनाना मैंडेटरी है। आप जब भी सर्वे में ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की बात करते हैं ना, मैंडेटरी है डायग्राम बनाना, और मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस केस में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है, इसमें डायग्राम बनाने का और भी कुछ टेक्निक है जो मैं आगे दिखाऊंगा अभी। लेकिन आप सबसे पहले ये समझ लो कि जितने भी इक्वेशंस बनते हैं वो सब डायग्राम बेस्ड होते हैं। इसको फार्मूला की तरह मत समझना, अदरवाइज फंस जाओगे, गलती कर दोगे आप क्वेश्चन में। हमेशा डायग्राम से इक्वेशंस को सोचना है। तो प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का? रीड द क्वेश्चन, मेक द डायग्राम एंड देन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया आपने। क्या था ना कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन रखी, दो ट्रायंगल दिखाई दिए, दो इक्वेशन बनाया, दो अननोन पैरामीटर और आरएल निकल गई। तो इसमें बेसिकली टेक्निक याद करोगे तो मैंने आपको बोला था ना, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेट करता हुआ ही है कि भाई डिस्टेंस मालूम है तो हाइट निकाल लो, हाइट मालूम है डिस्टेंस, बस वही काम कर रहे हो आप। इसमें बहुत कुछ नया नहीं है। लेकिन जो सर्वे में आप इस बात को यहाँ पे देख रहे हो, इसमें बस एक बात पे ध्यान दें कि डायग्राम आपकी करेक्टली बननी चाहिए। तो डायग्राम का टेक्निक मैं अभी समझाता हूँ, पहले एक काम करो कि इस चीज़ को आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, सो ये डायग्राम आपने बना लिया था, इस चीज़ को लिख लो जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। डू इट नाउ। अब देखो डायग्राम वाले टेक्निक पे आते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इस केस 2 में डायग्राम बनाने का टेक्निक क्या है, इस बात को समझो कि आप एक चीज देखो और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखो यहाँ पे, दिस विल हेल्प यू। कैसे डायग्राम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इसमें इस डायग्राम के थ्रू कुछ हिंट पता करो। अगर मैं HA और HB को कंपेयर करूं, कैन यू टेल मी विच रीडिंग इज गोइंग टू बी मोर? थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में अगर ध्यान से नहीं समझोगे ना, ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में परेशानी आएगी आपको। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिए। अरे भाई सब मिला करके ना 2-3 केसेस ही हैं। पहले केस से क्वेश्चन बनते नहीं है, दूसरा और तीसरा ये जो मेन कंसर्न है। इतना डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप हर एक पॉइंट, हर एक बिट को समझ सकें। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से समझो और साथ साथ अभी जो क्वेश्चन दूंगा ना उसमें दिमाग लगाना अपना। ठीक है, जरा यहां सोचो सबसे पहले HA और HB। लेट्स कंपेयर HA एंड HB एंड टेल मी व्हिच वन इज गोइंग टू बी मोर। ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, HA की आएगी या HB की आएगी? तो आप बोलोगे HB ऊपर है, ऑफ कोर्स HB की आएगी। तो अगर अब इसी बात से हिंट ऐसा लगाओ कि अगर ये HB ज्यादा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट है B, क्या उस ग्राउंड का एलिवेशन A से ज्यादा है? जरा सोचो इस बात का कि मैं बोलूं A का इंस्ट्रूमेंट का एलिवेशन कम थी, नीचे थी वो, तो रीडिंग भी कम है, और B की ऊपर है एलिवेशन ग्राउंड की, तो उसकी एलिवेशन भी ज्यादा है। इसका मतलब पहले ऐसे समझो, इंस्ट्रूमेंट नीचे रीडिंग कम, इंस्ट्रूमेंट ऊपर रीडिंग ज्यादा। इसी बात को उल्टा करके समझो, क्या मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, जब स्टाफ रीडिंग ज्यादा होगी इसका मतलब कि जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है स्टाफ रीडिंग, उस इंस्ट्रूमेंट की एलिवेशन भी ज्यादा होगी। अगर स्टाफ रीडिंग कम होगी तो जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है उसका एलिवेशन भी कम है। क्यों? क्योंकि ट्राइपॉड की हाइट मोर और लेस सेम होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग थियोडोलाइट रखते हैं ना ट्राइपॉड के ऊपर, तो ट्राइपॉड से मतलब कि जमीन से लेकर के टेलीस्कोप तक का जो हाइट होता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर का खुद का हाइट क्या है। आप जब भी टेलीस्कोप रखोगे तो भाई आप इसी कंफर्ट में रखते हो कि आप टेलीस्कोप बिल्कुल आई लेवल पे आ जाए। आप खुद ही सोचो कि आप टेलीस्कोप यहाँ रखोगे और आप खुद यहाँ नीचे हैं, शॉर्ट हाइटेड हैं और टेलीस्कोप ऊपर रख रहे हैं, वर्क कर पाएंगे? नहीं।
या फिर इसी को उल्टा बोल दो, टेलीस्कोप यहाँ रखा है और आप इतने लंबे हैं, ठीक है, तो कठिनाई होगी, आपको दिक्कत हो ये काम करने में। और इसीलिए टेक्निक सिर्फ इतना ही होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से सेट करते हो कि टेलीस्कोप शुड बी एट योर आई लेवल, क्योंकि बहुत देर तक रीडिंग लेनी पड़ती है आपको, तो वो कंफर्ट होना चाहिए। और चूंकि ये हमने रीजन आपको बताया, अब इस बात से आपको एक बात तो आइडिया लग गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट हाइट, दिस AA डैश एंड BB डैश विल बी मोर और लेस सेम, ठीक है, जिसकी वजह से अगर रीडिंग कम और ज्यादा आ रही है, इसका एक ही मतलब समझा जाएगा कि ग्राउंड या तो ऊपर नीचे है। तो यहां पे देखो, रीडिंग कम है मतलब ग्राउंड नीचे है, रीडिंग ज्यादा है मतलब ग्राउंड ऊपर है। अब इसी बात को मैं बोल रहा हूं, मैंने पहले इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग दिखाया और अब मैं रीडिंग से इंस्ट्रूमेंट का आइडिया लगाना समझा रहा हूं आपको। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इंस्ट्रूमेंट नीचे तो रीडिंग कम, इंस्ट्रूमेंट ऊपर तो रीडिंग ज्यादा। अब यहीं पे क्वेश्चन में इंस्ट्रूमेंट का एलिवेशन का आइडिया नहीं देगा आपको, लेकिन रीडिंग दिया रहेगा। जैसे मान लो एक बैक से रीडिंग है 0.5 मीटर और एक बैक से रीडिंग है 3.5 मीटर, तो आपको समझ में आया कि जिस इंस्ट्रूमेंट से 0.5 ली जा रही है उसकी एलिवेशन कम है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से 3.5 ली जा रही है उसको ऊपर रखा जाएगा। तो आप एक कंक्लूजन यहां पे एक चीज लिख सकते हो कि डायग्राम बनाने का हिंट में इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से रखा जाए, ये आइडिया आप लगा सकते हैं सिर्फ बैक साइड रीडिंग के थ्रू, और इस तरीके से आप एक पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हो, हायर द बैक साइड रीडिंग, हायर द एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, लोअर द बैक साइड रीडिंग, लोअर द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, ठीक है। अब इसी बात को ना एक अलग से, जो आपने पूरा लिख लिया अभी, उसके नीचे एक मेंशन करो, हिंट फॉर डायग्राम, हिंट फॉर डायग्राम, डायग्राम बनाने के लिए हिंट दे रहा हूं, उसको लिख लो, हिंट फॉर डायग्राम। फर्स्ट हिंट लिखो, इसमें पहला हिंट लिखो, हायर द बैक साइड रीडिंग, हायर द बैक साइड रीडिंग, हायर द बैक साइड रीडिंग, हायर द एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, हायर द बैक साइड रीडिंग, हायर द एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, हायर द बैक साइड रीडिंग, हायर द एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोजीशन। वहीं पे लिखो, लोअर द बैक साइड रीडिंग, लोअर द एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, लोअर द बैक साइड रीडिंग, लोअर द एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, ठीक है। अब एक बात समझ में आ गई, दूसरा हिंट दिखाता हूं। ये हिंट जो मैं बता रहा हूं ना, सेकंड वाला हिंट, वो सिर्फ इस केस में लाई करता है। ऑल 3 पॉइंट्स आर इन सेम वर्टिकल प्लेन अगर होगा, सिर्फ इस केस में ध्यान रखना है, ओनली फॉर दिस केस देयर इज वन हिंट, कि जब भी ऐसा केस होगा ना, तो एक चीज और भी सोच सकते हो आप, जरा सोचो थीटा ए और थीटा बी में किसकी वैल्यू ज्यादा और किसकी वैल्यू कम होगी। मैं अगर कंपेयर करूं थीटा ए को थीटा बी से, और मैं आपसे पूछूं कि भाई थीटा ए ज्यादा है या थीटा बी ज्यादा है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक आंसर आएगा कि थीटा बी ज्यादा है। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप सबने तुरंत सोच भी लिया होगा कि ये इसलिए ज्यादा आपको लग रही है क्योंकि ये नजदीक में है, ठीक है। सो थीटा ए और थीटा बी में से थीटा बी इज मोर बिकॉज इट इज नियरर, और जितना दूर जाएंगे उतनी एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी। जरा सोचो कि मैं बोलूं यहां पे एक टावर है बिल्कुल पास में, तो यहां पे एंगल विल बी वेरी हाई, थोड़ा सा दूर जाकर के उसी को देखो तो एंगल विल बी लेस, और दूर जाओ और कम, और दूर जाओ और कम। तो आप एक बात कंक्लूड करो कि इफ द इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट नियर बाय, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाई, if the instrument is far then angle of elevation is less, ठीक है। अब आपने ये तो समझ लिया कि इंस्ट्रूमेंट पास में है एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है, दूर है तो कम है। तो अभी तक आपने इंस्ट्रूमेंट से एंगल समझा, अब मैं आपको एंगल से इंस्ट्रूमेंट सिखाता हूं। आप खुद सोचो, जितना नजदीक जाएंगे उतनी एंगल ज्यादा हो रही है। तो अब जरा सोचो कि दो एंगल दी हुई है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और एक है 10 डिग्री। तो आप बताओ 30 डिग्री एक इंस्ट्रूमेंट से है और एक इंस्ट्रूमेंट से 10 डिग्री है, तो 30 डिग्री जहां से ली गई है, क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये इंस्ट्रूमेंट के पास, ये टारगेट के पास में है, और जहां से 10 डिग्री ली गई है वो टारगेट से काफी दूर है। सो इसी बात को ऐसे आप एक कंक्लूड कर सकते हो पॉइंट को कि हायर द एंगल ऑफ एलिवेशन नियर द इंस्ट्रूमेंट टू द टारगेट पॉइंट, जितनी ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगी वो उतनी ज्यादा नजदीक होगी टारगेट के। इस बात को आप हिंट नंबर 2 में लिख लो, नीचे लिखिए हिंट नंबर 2 में, हायर द एंगल ऑफ एलिवेशन, हायर द वर्टिकल एंगल कर लो, ये डिप्रेशन के लिए भी होता है। तो आप लिखो
higher the vertical angle higher the vertical angle, nearer the instrument to the target point. Higher the vertical angle, nearer the instrument to the target point. Higher the vertical angle, nearer the instrument to the target point. ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये केस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वर्कबुक में हमने इसके इस पर्टिकुलर केस से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे ही दे रखे हैं। एक एक करके आप रिजॉल्व करते चलो। सो नाउ टर्न द वर्कबुक एंड सी। ओपन कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग और टैक्यूमेट्री एक ही साथ दिया है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर, लेट मी शो यू, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9 में ना डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम दिया हुआ है और वहां से आपको वर्कआउट करना है। तो आप खुद ही वहां से इक्वेशन बनाइए और मुझे लगता है कि आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट। मैं लो लेवल से हाई लेवल तक लेकर चलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 सोचो पहले। इसमें जैसा डेटा दिया हुआ डायग्राम आपके सामने है, यू जस्ट नीड टू फ्रेम इक्वेशन और वहां से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। डू इट नाउ। पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 9। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द आरएल ऑफ टी। टी पॉइंट का आरएल निकालो। So this benchmark has RL 450 मीटर। ये वाली बैक से रीडिंग हो जाएगी 0.555 और ये वाली रीडिंग हो जाएगी 2.555। ठीक है, ये हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन P और ये हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन Q और दोनों के बीच में डिस्टेंस दी हुई है 60 मीटर। चलो ठीक है, सो ये हो जाएगी P डैश, ये हो जाएगी Q डैश। नाम अपनी मर्जी से कैसे भी दे सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। डायग्राम दिया हुआ ना इसमें, ये है 10.5 डिग्री और ये है 16.5 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और देखो, आप देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन किसका है, गेट 2016 का है। आप हमेशा याद रखिए कि गेट में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, वर्चुअल कैलकुलेटर है। तो उसमें ना डिग्री मिनट सेकंड से वर्क करने का ऑप्शन है नहीं, सिर्फ डिग्री के साथ ही वर्क करना है। तो क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा 10 डिग्री 30 मिनट्स नहीं लिखा, 10.5 डिग्री लिखा है। तो क्वेश्चन भी वैसे ही देंगे जो उस कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाए। तो कैलकुलेटर को लेकर के कंफ्यूज मत होना कि वर्चुअल के साथ कैसे वर्क करेंगे। आप में से वो लोग जो गेट के लिए फोकस्ड हैं, सिर्फ इन केस अगर सिर्फ गेट के लिए फोकस्ड हैं, वो वर्चुअल कैलकुलेटर से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी मैं यहाँ पे क्लास में कराता हूँ। ठीक है, जो ईएस और गेट दोनों कर रहे हैं, वो आप नॉर्मल कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। चलो यहाँ पे अब मैं बोलूँगी डिस्टेंस मालूम है, ये एंगल मिल चुकी है और ये डायग्राम थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि ये टावर का पोजीशन नीचे तक है, हम लोग वैसे ही ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस पॉइंट वी हैव एज टी। टी पॉइंट का आरएल निकालना है और इसका नाम देते हैं, दिस इज ए एंड बी। ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब कुछ मालूम है, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सबसे पहले इस डी की वैल्यू और फिर वी की वैल्यू। जब वी निकल जाएगी ना तो हम लोग सब कुछ ईजिली निकाल पाएंगे। तो मैं सबसे पहले पूछूं यहीं पे कि भाई इस एस की वैल्यू क्या लिखेंगे, जो इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच की डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू आप खुद सोचो कितना लिखोगे।
ये दोनों बैक साइड की वैल्यू का डिफरेंस, तो ये 2 मीटर आ गई, इट इज 2 मीटर। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो यहाँ से हम लोग रिजॉल्व करेंगे एंड आई विल राइट फ्रॉम ट्रायंगल दिस इज P डैश T B। P डैश T B कहाँ से है, देखो P डैश T एंड B क्या लिख सकते हैं इसमें, V प्लस 2 इज इक्वल टू D प्लस 60 tan 10.5 डिग्री। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा वहीं पे और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कुछ ऐसा नजर आ जाएगा आपको, दिस इज V इक्वल टू दिस इज D tan 10.5 डिग्री प्लस यहाँ देखो रिजॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ इसको। सो D tan दिस और ये आ जाएगी 60 tan 10.5 डिग्री tan 10.5 डिग्री दिस मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है, एंड माइनस इधर 2 है, इधर -2 कर लो, -2। ठीक है, सब हट गया। सो दिस इज 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 60, 11.12 आ गया, -2 एंड दिस वैल्यू इज 9.12 आ रही है। तो इसको एज इट इज मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। सिमिलरली नाउ वी हैव फ्रॉम इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है फ्रॉम ट्रायंगल Q डैश TA। Q डैश TA से देखें तो ये आ जाएगी, दिस इज V इक्वल टू D tan 16.5 डिग्री एंड दिस इज इक्वेशन 2। आप खुद ही देख लो, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, यहीं पे बना लेते हैं। सो व्हाट आई कैन राइट दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, दिस इज सिंपली यहाँ से रिलेट करो तो ये आ जाएगी, दिस इज V इक्वल टू D tan 10.5 डिग्री प्लस 9.12 और ये हो जाएगी V इज इक्वल टू D tan 16.5 डिग्री। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सो ये तो यहाँ कैंसल आउट हो गया एंड दिस आई कैन राइट D इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ये आ जाएगी यहाँ पे 0 और ये यहाँ पे D, दिस इज tan 10.5 डिग्री माइनस tan 16.5 डिग्री। ठीक है, एंड प्लस 9.12 आ गया। सो आई कैन सिंपली राइट कि D की वैल्यू क्या है। सो दिस D वैल्यू इज इक्वल टू 9.12 होल डिवाइडेड बाई, ये इधर माइनस, इधर भी माइनस लगा दो तो ये हो जाएगी tan 16.5 डिग्री माइनस tan 10.5 डिग्री। डायरेक्टली लिखा है, कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली लिखा हुआ है। इधर आ गया ना ये माइनस में, ये इधर माइनस में आ गया और इसको हमने इधर लेके आ गए और उसमें भी माइनस साइन अप्लाई कर दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, दिस इज tan 16.5 माइनस tan 10.5। ठीक है, एंड दिस इज 9.12 डिवाइड बाई आंसर एंड वी आर गेटिंग दिस डिस्टेंस एज 82.255 मीटर। ये आ गई डिस्टेंस D। अब यहाँ पे ना एक टेक्निक भी मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में वर्क करते हो तो बहुत सारे बच्चों का कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि वो क्या करते हैं ना कि इस इक्वेशन में, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया ना कि tan को tan में ही रखा है, मैंने इसकी वैल्यू पुट नहीं किया। अगर मैं वैल्यू पुट करता तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसा लिख सकता था, tan 10.5 अगर निकालें तो ये आ रही है 0.1853। तो कुछ बच्चे इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो लिखते हैं D और कोफिशिएंट लिखते हैं 0.185, तो 2 या 3 डिजिट लिख लेते हैं। यहाँ भी लिखा 2-3 डिजिट, यहाँ भी लिखा 2-3, तो सबका इस तरीके से लिखोगे ना
तो एक प्रॉब्लम फेस करोगे कि आखिरी जो आंसर आएगा वो 2-3 से अफेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि आप में से कई सारे लोगों ने इसका कोफिशिएंट सॉल्व करके बनाया होगा, इसकी वैल्यू लिखा होगा 0.185d प्लस 9.12। अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो एग्जैक्ट आंसर 82.255 नहीं आएगी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट आंसर आई वुड सजेस्ट यू कीप द वैल्यू ऑफ tan sin cos एज इट इज। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू मत रखो, इसको डायरेक्टली रखना। ठीक है, सो ये निकल गई d की वैल्यू। अब यहीं पे हम लोग v वर्कआउट कर लेंगे, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज d tan 16.5 डिग्री, तो ये आ जाएगी 82.255 tan 16.5 डिग्री कितनी बनी? 82.255 into tan 16.5. This value is 24.365 मीटर, 365 मीटर ये बनी। तो फाइनली जो RL ऑफ T लिखेंगे कितना लिख सकते हैं? RL ऑफ T is equal to RL of benchmark. RL of T is equal to RL of benchmark plus HQ जो बैक से रीडिंग है Q से एंड प्लस V, ये है कुछ ऐसा। एंड दिस आई कैन राइट, कितनी थी ये? 450 प्लस 2.555 एंड प्लस 24.365। सो दिस वैल्यू कम्स आउट एज ये आ जाएगी दिस प्लस 2.555 प्लस 450 and this value comes out as 476.92 meter as the final answer. ठीक है, तो मैं पूछूंगी कितना आंसर आ गया इसमें, तो हमें जो RL ऑफ T चाहिए थी वो आई है 476.92 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये गेट का हुआ क्वेश्चन है और गेट में इन्होंने डायग्राम दे रखा था। आप एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि डायग्राम देता है, ज़्यादातर केसेस में डायग्राम दिया हुआ नहीं रहता है, तो आपको डायग्राम खुद से रिजॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ करके डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है, एक टेक्निक है, और वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके सामने डायग्राम होती है तो सॉल्व करना आसान हो जाता है, लेकिन मेन कंसर्न है डायग्राम बनाना। तो लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, पहले आप इसे बोर्ड से कंप्लीट कर लो। डू इट नाउ। So next question after 9 we have question number 12। उसी पेज पे पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 12। रीड दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और रिजॉल्व कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले डायग्राम सोचना है आपको। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप सब में से जितने भी लोग हैं सब लोग अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को पहले खुद से। पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व, खुद से एक बार सॉल्व करो। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्टी हो रही हो उसके बाद आप वीडियो को प्ले करो। अगर आप बना पा रहे हो तो बना करके फिर आंसर चेक करने के लिए वीडियो प्ले करो, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने जो सीखा हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है अब। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बनेगा। नाउ इट इज द टाइम टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट विच यू हैव लर्नड। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट इजली। सो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है अभी और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से,
ठीक है, सॉल्व कीजिए और उसके बाद आगे वीडियो को प्ले कीजिए। In order to determine the elevation of top Q of a signal on a hill, observations were made from 2 points P and R. All 3 points are in same vertical plane. Clearly mentioned that we have a 3-point P, R and Q. You can see the instrument positions are P and R and the target point is Q and all 3 points are in same vertical plane. ऐसा mention किया हुआ क्वेश्चन में। फिर लिखा है angle of elevation to Q फ्रॉम P एंड फ्रॉम R। तो आप बता दो कि Q के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन P से भी ली गई है और R से भी ली गई है। तो आप तो ये बताओ कौन सी एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है? तो आप बोलोगे P से 25 डिग्री 35 मिनट्स। कम कौन है? R से 15 डिग्री 5 मिनट्स। तो अब एक काम करो, ऑर्डर डिसाइड करो कि टारगेट जो Q है उसके ज्यादा नजदीक कौन है, P और R। तो आपको ही बताया था ना मैं कि ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा नजदीक होगी, तो ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन P वाली है, मतलब Q के ज्यादा नजदीक P है और दूर R है। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि इट इज R देन P एंड देन Q। तो ऑर्डर क्या है लेफ्ट से राइट में? R P Q। कैसे मालूम चला? एंगल ऑफ एलिवेशन से मालूम चला। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, स्टाफ रीडिंग बेंचमार्क पे जो ली गई है वो है P से है 2.755 और R से है 3.855। तो आप बता दो कौन सी ज्यादा हुई? तो आप बोलोगे R वाली वैल्यू ज्यादा है। तो अब जरा एलिवेशन सोचो R का और P का, किसकी एलिवेशन ज्यादा हो जाएगी? तो अभी हिंट लिखाया था, उस हिंट के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन R है वो ऊपर है और जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन P है वो नीचे है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में क्लब करो और सोचो कि भाई R पहले, P उसके बाद एंड Q उसके बाद। R ऊपर Q नीचे, और सॉरी R ऊपर P नीचे और Q और ऊपर। तो ग्राउंड कैसा बना आप सोचो खुद ही। ठीक है, यहां देखो R P Q, R P Q और R ऊपर Q नीचे, और ये R ऊपर P नीचे और Q ऊपर, ऐसा है ना। सो आपको यही समझना है कि Q के रेस्पेक्ट में जो P एंड R है, जो दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पोजीशन है, हमें बैकसाइड रीडिंग से ये मालूम चल गया कि R ऊपर P नीचे और Q तो है ही टारगेट ऊपर। ठीक है, और दूसरा ये मालूम चला एंगल ऑफ एलिवेशन से कि Q है उसके नजदीक P है फिर R है। तो अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम ग्राउंड का ऐसा होगा, ये देखो, ये ऊपर फिर नीचे एंड फिर बहुत ऊपर। सो ग्राउंड इज समथिंग लाइक दिस। पिछली वाले में कैसा था? सीढ़ी की तरह था, दिस अप एंड अप। अभी जो केस देख रहे हो वो कैसा है? ये यहां से नीचे फिर यहां से ऊपर। तो उस चीज को अब मैं यहां पे डायग्राम में बनाता हूं। सो सी दिस, कुछ ऐसा है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये यहां से ग्राउंड, so this one is the benchmark we have। ठीक है, here is the instrument position, you can see one instrument position, और ये position का नाम क्या था? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? तो this is R, R जिससे रीडिंग कितनी है बैक साइड? this is 3.855 और एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है R से? it is 15 डिग्री 5 मिनट्स। उसके बाद अगली स्टेशन है P, तो ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पोजीशन P को यहाँ रखा गया है और P से जो बैक साइड रीडिंग आई है ये कितनी है? P से बैक साइड रीडिंग इट इज 2.755 और इसी P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है? 25 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सो दिस ऑल्सो वी कैन डिफाइन। ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कितना लिखा हुआ है?
दिस डिस्टेंस बी, बी ही नाम दिया था ना, और इसकी वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर इज 120 मीटर, RL ऑफ द बेंचमार्क गिवन 105.42 मीटर, और फिर लिखा है हाइट ऑफ द सिग्नल। तो ये जो टॉप पॉइंट है ना, ये एक्चुअली एक सिग्नल है। सो इस सिग्नल को भी मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। यहां पे एक सिग्नल है बनाई हुई, और सिग्नल पॉइंट का नाम दे दिया है Q। ठीक है, ये है Q स्टेशन, आप देख लो, दिस वन इज R स्टेशन, दिस वन इज P स्टेशन। ठीक है, Q, हाइट ऑफ सिग्नल इज 4 मीटर, तो ये हाइट ऑफ सिग्नल, ये 4 मीटर की हाइट है इसकी, यहां से यहां तक। ठीक है, और उसके बाद फाइंड द RL ऑफ द फुट पॉइंट ऑफ द दिस, ये वाली पॉइंट, इसका नाम देते हैं Q डैश, और इन दोनों का भी नाम रख लेते हैं। ये कुछ हो जाएगा A और B, रख लो A और B। तो ये Q डैश का RL हमें पता करना है। सो Q डैश का RL पता करने के लिए आप बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें पहले निकालनी पड़ेगी कि डिस्टेंस क्या है। दूसरा, ये A से लेकर के Q तक की एलिवेशन, ये भी हमें पता करनी पड़ेगी कि ये एलिवेशन V क्या है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बताओ। ये है 3.855 माइनस 2.755, इट इज 1.1 मीटर। ये जो S आएगी ना यहाँ पे, ये है 1.1 मीटर। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आई होप कि आपने भी सेम डायग्राम बनाया होगा। अब यहाँ पे जैसा सिचुएशन देता है उस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया, और आप में से कई सारे लोगों को शायद ये कंफ्यूजन होगा कि मैंने टावर ऊपर बनाया है, कुछ लोगों ने टावर को यहाँ तक बना रखा होगा, नीचे तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टावर को आप ऊपर तक बना लो या नीचे तक, ये जो टारगेट है ना उसका एलिवेशन ऊपर रखना या नीचे रखना है, ये हमें मालूम नहीं होता है, इसका कोई हिंट भी नहीं होता है। तो आप ऊपर लेके भी बना सकते हो, नीचे लेके भी बना सकते हो। अगर ऊपर लेके बनाओगे तो कैलकुलेट करने के बाद आइडिया लग जाएगा कि अगर ये 4 है और V इससे ज़्यादा आ रही है, मतलब ये 4 ऊपर होनी चाहिए थी और ये नीचे है, बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। अगर V की वैल्यू 4 से कम आ जाती है, इसका मतलब कि ये हमारी जो टावर की जो पोजीशन है वो और नीचे होनी चाहिए थी, तभी वो करेक्ट हो जाएगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लो कि हमने ऐसा बनाया है डायग्राम में समझाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, और इसको होना चाहिए था नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है कि ये ऊपर बना है या नीचे बना है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पोजीशंस ट्रायंगल बनाने के लिए जो बनती है वो हमारा कंसर्न है। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो हमें निकालना क्या है बेसिकली, RL ऑफ फुट ऑफ द सिग्नल, ये वाला पॉइंट जिसका नाम है Q डैश, और इसका RL निकालने के लिए हमें D और V वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। देखो, हम लोग यहां से ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, दिस इज RAQ, ट्रायंगल RAQ से कैन वी राइट, दिस इज VRAQ है, तो यहां पे V इक्वल टू 120 प्लस D tan 15 डिग्री 5 मिनट्स। सो V इक्वल टू, ये हो जाएगी 120 प्लस D tan 15 दिस। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल से ये हो जाएगी, फ्रॉम ट्रायंगल, दिस इज PQB, ट्रायंगल PQB से, इस वाले ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस आई कैन राइट, इट इज V प्लस 1.1। सो ये हो जाएगी V प्लस 1.1 टोटल इज इक्वल टू, दिस इज D tan 25 डिग्री 35 मिनट्स। और यहां से देखो, ये अननोन पैरामीटर आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। सो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करके निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, this is V plus 1.1 is equal to D tan 25 डिग्री 35 मिनट्स, और ये हो जाएगी V is equal to 120
tan 15 degree 5 minutes plus d tan 15 डिग्री 5 मिनट्स। जैसा इक्वेशन था वैसे ही लिख दिया हमने। ये दूसरा इक्वेशन पहले लिखा, फिर पहला इक्वेशन v इक्वल टू 120 tan 15 5 और ये हो जाएगी d tan 15 5। सो एक काम करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। सो दिस व्हाट आई कैन राइट, आप खुद ही देखो यहाँ पे, दिस माइनस दिस करोगे v तो एलिमिनेट हो गई, बनी क्या 1.1 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगी। सो यहाँ पे d वी विल बी टेकिंग कॉमन and it becomes tan 25 degree 35 minutes minus of tan 15 degree 5 minutes, ठीक है, and minus 120 tan 15 degree 5 minutes, ठीक है। ये है 1.1 d tan this minus this और ये माइनस में है, तो यहाँ पे फाइनली we can write what is the value of d finally, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी। This is 1.1 plus 120 tan 15 degree 5 minutes, 1.1 plus 120 tan 15 5 divided by tan 25 degree 35 minutes minus tan 15 degree 5 minutes, 1.1 plus this, ठीक है, tan 25 दिस। जरा इसको सॉल्व करो। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो मैंने कितना सिंपली तरीके से ना, मैंने क्या किया है, सिर्फ इक्वेशन बना रहा हूँ और मैंने tan को ब्रेक करके उसकी वैल्यू नहीं लिखा। मैंने डायरेक्टली उसको tan 25 जैसा था वैसे रखा हुआ है इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। आप में से कुछ लोग जो डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज को, ठीक है, उनका आंसर डिफर कर सकता है अगर इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते तो, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। हाउ मच वी गेटिंग, so this one 1.1 plus 120 into tan 15 degree 5 minutes, this is 33.4410 whole divided by, this is tan 25 degree 35 minutes minus tan 15 degree 5 minutes. This is 0.2092. So this I can write 33.4410 divided by answer, and this we are getting as 159.81 meter. ये आ रही है वैल्यू। सो d जो डिस्टेंस आई है ना 159.81 मीटर आ गई। तो जब d मिल चुकी है तो हम लोग यहाँ पे v भी निकाल लेंगे। जरा चेक करो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर। दिस v इज इक्वल टू 120 प्लस d tan 15 degree 5 minutes, and this is 120 plus 159.81 tan 15 degree 5 minutes कितनी आ जाएगी। सो दिस वैल्यू 120 प्लस 159.81 into tan 15 degree 5 minutes, and this value comes out 75.41 मीटर। ये आ जाएगी v की वैल्यू। तो फाइनली जो हमें निकालनी थी वो क्या थी, RL ऑफ फुट ऑफ द सिग्नल थी। तो हम लोग टॉप का RL निकालने के बाद उसकी हाइट को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये है RL ऑफ बेंचमार्क। यहाँ से स्टार्ट करो, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस HR, मतलब बैक से रीडिंग फ्रॉम R, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस HR एंड प्लस V, टॉप निकल गया और वहां से 4 मीटर माइनस कर दो तो इस वाले पॉइंट का RL निकल जाएगा। सो आई कैन राइट RL ऑफ फुट ऑफ सिग्नल is equal to RL of benchmark plus HR RL of benchmark plus HR and plus V minus height and plus correction। लेकिन आप याद करो करेक्शन डिस्टेंस ज़्यादा होती है तब लगती है ना, तो इसमें डिस्टेंस कितना है आप बताओ। निकाला है डिस्टेंस 159.81 मीटर, तो क्या हमें करेक्शन लगानी चाहिए भाई। 150 160 मीटर पे तो चांस ही नहीं करेक्शन लगाने का।
हाई डिस्टेंस में, लार्ज डिस्टेंस में लगाते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन की वैल्यू तो सीधा 0 हो गई, तो इस करेक्शन को मैं अप्लाई कर ही नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या बन के आएगी, सो दिस इज 105.42 प्लस HR 3.855 प्लस V अभी अभी निकाला है 75.41 एंड माइनस हाइट, ठीक है, चेक करता हूं, दिस वैल्यू इज 105.42 प्लस 3.855 प्लस 75.41 and minus 4. This value we are getting 180.68 meter is the final answer. You can see. ये आंसर बन के आ रही है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, आर ऑफ द फुट ऑफ द सिग्नल, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो अभी आप इसको लिख सकते हैं, अपने आंसर चेक कर सकते हैं, और अगर आपने मिस्टेक किया है इसके किसी भी पोर्शन में तो आप दोबारा उसको सॉल्व कीजिए और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया था और क्यों मिस्टेक किया था, उसको रेक्टिफाई कीजिए अभी, ठीक है। और आप यहाँ से लिख सकते हो स्टार्ट करके। तो पहले मैं आप लेफ्ट साइड दिखाता हूँ, फिर आपको राइट साइड, यहाँ पहले इस साइड दिखा दो फिर उधर। चलो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन 9 दिखाया, क्वेश्चन 12 दिखाया, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो एवरीबडी नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 13। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। मैंने आपको क्या बोला कि हर एक केसेस को मैं दिखा दे रहा हूँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। 2 टाइप दिखाया डायग्राम, और जो अगला केस है ना उसमें भी डायग्राम पहले सोचो, प्रॉपरली सोचो, फिर उसको सॉल्व करो। डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 13 पेज 80 सॉल्व कीजिए। देखो इस क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपको बोला था सॉल्व करने के लिए, पॉज करके सॉल्व आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो अभी भी पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद प्ले कीजिए वीडियो को। मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करता हूं। लिखा है अ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर इज इरेक्टेड एट द लैप ऑफ द बिल्डिंग। लैप नहीं है, टॉप है, उसको करेक्ट कर लो वर्कबुक में आप। इट इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बेसिकली लैप नहीं होता, बिल्डिंग का टॉप होता है, ठीक है। अ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर इज इरेक्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट पोजीशन। Angle of elevation to the top and bottom of tower are 12 degree and 9 degree respectively, and the angle of depression of the plinth level of building is 4 degree. Determine the height of the building. Very good question. So सबसे पहले डायग्राम समझिए कि एक इंस्ट्रूमेंट पोजीशन है कहीं पे, वहां से एक समझो कि एक कहीं पे बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर है। तो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से उस टावर के टॉप एंड बॉटम के लिए एंगल मेजर किया जो दिया हुआ है। साथ साथ उसी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से बिल्डिंग की जो प्लिंथ है, आपको मालूम होना चाहिए कि बिल्डिंग की प्लिंथ हमेशा बॉटम पे होती है, उसका भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है और पूछा गया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है। सो नाउ सी द डायग्राम ऑफ द केस। सबसे पहले सपोज दिस वन इज द बिल्डिंग, so you need to understand this one is the plinth level, ठीक है।
ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन टावर को अगर देखो तो टावर टॉप एंड बॉटम, ये बिल्डिंग का टॉप है ना, ये है टावर जो इरेक्ट की गई है, ठीक है। सो अब यहां से क्या है कि टावर की हाइट, ये टावर का टॉप और ये टावर का बॉटम, आप देखो मैं अभी जो लिख रहा हूं ना, ये टावर का, ये जो देख रहे हो दिस इज बॉटम टावर के लिए, लेकिन बिल्डिंग के लिए क्या है, बिल्डिंग के लिए प्लिंथ है और ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब वहीं पे देखो कि इसका ना हाइट दिया हुआ है, दिस हाइट ऑफ द टावर इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना दिया हुआ देखो, अ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर इज इरेक्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। और इस तरीके से अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पोजीशन है, हियर इज द इंस्ट्रूमेंट केप्ट समवेयर, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद वी हैव सम एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप लाइक दिस, वी हैव एंगल ऑफ एलिवेशन लाइक दिस। नाउ ये हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया और ये है प्लिंथ लेवल ऑफ द बिल्डिंग। सो सबसे पहले तो आप ये समझो, सिचुएशन देखो, ये कितनी कितनी एंगल दी है, देखो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 12 डिग्री, और बॉटम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 9 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, दिस इज 4 डिग्री, ठीक है। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैपिटल एच, सो इस कैपिटल एच को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, दिस इज H1, ठीक है, एंड देन दिस इज H2। पहले H1 निकालेंगे और H2 निकालेंगे तो ये टोटल हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगी। अब मैंने पूरा सिचुएशन आपको समझा दिया है, अब आपको यहाँ से ना ऐसे डायग्राम में आसानी से वर्कआउट कर सकते हो। ऐसा काम करते हैं कि एक लाइन अज्यूम करते हैं, यहाँ से ये लाइन में 9 मीटर यहाँ तक, ये हमारी 10 और ये। अब यहाँ से क्या करेंगे कि वी कैन नाउ एनालाइज, यहाँ पे H1 इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि D है, इंस्ट्रूमेंट टू बिल्डिंग डिस्टेंस इज D मीटर। Can I write this H1 is equal to D tan 9 डिग्री, H2 is equal to H2 ये वाली है और ये हो जाएगी D tan 4 डिग्री, सो D tan 9 डिग्री, D tan 4 डिग्री। तो अगर मुझे कैपिटल H निकालना हो ना तो H1 प्लस H2 ही तो करेंगे, लेकिन अननोन पैरामीटर है D और इसी D को रिजॉल्व कर सकते हो कैसे, तो बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ देखो, कैन यू राइट इट इज 9 प्लस H और ये tan 12 डिग्री, तो एक और भी इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड आई कैन राइट दिस इज 9 प्लस H1 इज इक्वल टू D tan 12 डिग्री। अब यहाँ पे ना इन दोनों इक्वेशन से आओ जरा, आप इस बात को समझो, एक छोटी वाली ट्रायंगल 9 के साथ H1 इज इक्वल टू D tan 9 और एक बड़ी वाली ट्रायंगल यहाँ से टॉप के लिए जो बना है वो 12 डिग्री है ना, तो D tan 12 डिग्री इक्वल टू H1 प्लस 9। तो इन दोनों को आपस में रिजॉल्व करते हैं और आई कैन राइट दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1 एंड आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर ऐसा लिखें तो ये कितनी हो जाएगी, 9 प्लस H1 इज इक्वल टू D tan 12 डिग्री और ये हो जाएगी H1 इज इक्वल टू D tan 9 डिग्री। सो माइनस कर देते हैं दिस, सो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 9 इज इक्वल टू D कॉमन लिया और ये हो जाएगी tan 12 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री। सो दिस आई कैन राइट डिस्टेंस D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू tan 12 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री डिवाइडेड, सॉरी 9 अपॉन दिस हो जाएगी ना, दिस इज 9 अपॉन दिस इज tan 12 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री। चेक करो इसकी वैल्यू कितनी आई है। सो दिस वी कैन राइट tan 12 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री और ये हो जाएगी 9 अपॉन आंसर, and this we are getting as 166.137 मीटर। ये आ रही है डिस्टेंस। जब डिस्टेंस मिल गई है तो हाइट निकालना तो काफ़ी आसान हो गया। अब करेंगे क्या हम लोग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैपिटल H
इज इक्वल टू H1 प्लस H2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज D tan 9 डिग्री प्लस D tan 4 डिग्री and this value is 166.137 into tan 9 plus tan 4 डिग्री। चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। tan 9 डिग्री plus tan 4 डिग्री, this multiplied by 166.137, this value we are getting 37.93 meter as the height of the building. This is how we work out. So आपने देखा कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम का हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करने में पहले डायग्राम और उसके बाद आसानी से रिजॉल्व हो जाता है। ये क्या है? सिर्फ ट्रायंगल रिजॉल्व करना है। ठीक है, चलो अभी तक हमने केस 2 देखा है, अभी केस 3 बाकी है। इसको पहले लिख लीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। पहले डायग्राम बना लो, पहले फर्स्ट हाफ दिखा दो, उसके बाद सेकंड हाफ। चलो केस 2 तो यहाँ पे फिनिश हो गया है। आपने इसके सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए हैं। जहाँ जहाँ आपने अगर कोई भी मिस्टेक किया आपने, तो मैंने आपको बोला हर एक बिट पे रुक करके, हर एक पॉइंट पे रुक करके आपको उस पॉइंट को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। चलो यहीं पे इसे स्टॉप करते हैं। केस 3 भी बाकी है, लेकिन आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।